Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 5th of November 2023। तो संडे की एनालिसिस है और आपको हमने पहले बताया था बहुत इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस होती है संडे की। सारी एनालिसिस छोड़ के अगर आप सिर्फ संडे की एनालिसिस भी देखें तो आपको काफ़ी कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जानने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दोनों ही प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से जो है वो आते हैं। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले आज का फ्रंट पेज देख लेते हैं। नेपाल अर्थक्वेक क्लेम्स 157 लाइव्स इन रिमोट रीजन्स। तो 6.4 मैग्नीट्यूड का जो है ये अर्थक्वेक जो है हिट किया है नेपाल को, और ये वर्स्ट हिट इसने किया है सिंस 2015। तो 2015 के बाद जो है ये वो वर्स्ट कैटेगरी में जो है ये इसको रखा गया है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये है कि फ्री राशन स्कीम जो है वो एक्सटेंड की गई है फॉर 5 more years। तो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम थी टू प्रोवाइड 5 किलोग्राम ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स एवरी मंथ टू 80 करोड़ इंडियंस, ठीक है ना, विच इज सिलेटेड टू एंड दिस दिसंबर। इस दिसंबर जो है वो खत्म होने वाली थी, उसको जो है अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में एज ए पेंडेमिक रिलीफ मेजर। जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था उसके टाइम पे रिलीफ मेजर के रूप में ये की थी। उसमें जो है 5 किलोग्राम ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स पर बेनिफिशियरी अ मंथ इन एडिशन टू द 5 किलोग्राम ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दे वर एंटाइटल्ड टू अंडर एनएफएसए। तो एनएफएसए में जो ऑलरेडी 5 किलोग्राम पर बेनिफिशियरी जो दिया जा रहा था उसमें एडिशनली 5 किलोग्राम और जो है फूड ग्रेन्स दिए गए थे। और ये दिसंबर 2022 में जो है ये इट दिस स्कीम जो पीएमजीकेआईवाई है वो एंड हो गई थी आफ्टर मल्टीपल एक्सटेंशन। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने इसको 1 साल के लिए जो है और बढ़ाया गया था कि जो एनएफएसए के अंडर राशन है वो 1 साल और के लिए बढ़ाए जाएंगे, और अब इसको जो है वो 5 साल के लिए फर्दर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्सन होती जा रही है साथ साथ। तो ओवरऑल एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर इम्प्रूविंग ये जरूर है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसमें CACQM एक बार देख लीजिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, इसकी ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना। आगे देखते हैं न्यूज़। यहाँ पे साइंस से शुरू करते हैं, साइंस का सेक्शन से। तो लार्जर स्केल वारफेयर में है कट 1000 years अर्लियर। तो पहले जो यूरोप में जो बेसिकली माना जाता था कि जो वॉरफेयर होता लार्ज स्केल का वो लास्ट कब हुआ था, तो उसकी जो डेट है वो अब 1000 साल और पहले की जो है वो बताई गई है। तो री एनालिसिस किए मोर देन 300 सेट्स ऑफ 5000 year old स्केलेटल रिमेन्स जो एक्सकेवेट किए थे फ्रॉम ए साइट इन स्पेन। और वो सजेस्ट क्या करते हैं कि many individuals may have been casualties of earliest period of warfare in Europe occurring over 1000 years before the previous earliest known। जो previous earliest known था उससे लगभग 1000 साल पहले के जो है वो वारफेयर के उन पे साइंस या कैजुअलिटी जो है वो एक तरह से री एनालिसिस में फाइंड आउट हुई है। ठीक है ना। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है यूरोपियन न्यूलिथिक पीरियड की जो कि लगभग 9000 से 4000 साल पहले का है, इट रिमेन्स पुअरली अंडरस्टूड। प्रीवियस रिसर्च के हिसाब से अगर देखें तो वो सजेस्ट करता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स की होती थी जो लगभग 4-5 दिन या कुछ दिन की ही रहती थी, और उसमें स्मॉल ग्रुप के जो लगभग 20 से 30 इंडिविजुअल जो है वो ही सिर्फ पार्ट लेते थे। ठीक है ना। लेकिन जो अभी जो हुई है उसमें कुछ और चीज आई है। जो अर्लीस्ट सच कॉन्फ्लिक्ट थी यूरोप में वो प्रीवियसली ये मानी जाती है कि वो लगभग ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज हुई थी अबाउट 4000 टू 2800 years अगो। लेकिन जो अभी नई स्टडी आई है उसने उसकी डेट को और ज़्यादा 1000 साल के ऊपर पीछे कर दिया है। तो इनको जो है री एग्जामिन किया गया इन सभी स्केलेटल एलिमेंट्स को ऑफ 338 इंडिविजुअल्स को, और उसमें ये पता चला कि उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि दे आर बिटवीन 5400 एंड 5000 ईयर्स अगो। ठीक है ना। तो यानी कि वही जो हमने बोला कि 1000 साल पहले। ऑथर्स ने क्या क्या फाउंड किया इसमें देख लीजिए। 23% जो इंडिविजुअल्स हैं they have skeletal injuries with 10% having unhealed injuries substantially higher than estimated injury rate। जो estimated injury rates हैं वो 7 to 17% है, और 2.5% है जो अनहील्ड वाली हैं, और स्केलेटल वाली 7 to 17% की रेंज में, जो कि 23.1% पाई गई हैं। और जो अनहील्ड वाली हैं वो 10.1% है, जबकि वो जो नॉर्मल एस्टिमेटेड इंजरी थी वो 2.2 से 5 की रेंज में थी। फिर ये भी फाइंड किया गया था 74% जो अनहील्ड इंजरी हैं और 70% जो हील्ड इंजरी हैं दे हैड अकर्ड इन एडोलिसेंट और एडल्ट मेल्स। तो ये भी जाहिर दिखाता है कि वो वारफेयर का ही रिजल्ट हो सकता है कि एडोलिसेंट और एडल्ट मेल्स में वो
पाई गई हैं। और सिग्निफिकेंटली हायर रेट देन इन फीमेल्स, और डिफरेंस जो है नॉट सीन इन अदर यूरोपियन न्यूलिथिक मास फर्टिलिटी, जो बाकी उनमें नहीं देखा गया है। ठीक है ना। फिर जो रिलेटिवली हाई रेट जो हील्ड इंजरीज का है, ये सजेस्ट करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कंटिन्यूड रही थी फॉर सेवरल मंथ्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स। तो ये इस स्टडी में पूरे में पाया गया है। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ये रिसर्च में पाया गया है। और किस वजह से इवॉल्व, जो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ है उसकी वजह से कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। NICED मेक्स क्विक डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉसिबल। तो यहाँ पे बताया गया कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी अर्ली डायग्नोसिस भी पॉसिबल है, अर्ली डिटेक्शन भी पॉसिबल है, और उसको जो कि वो जो एक ड्रग होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, उसकी रेजिस्टेंस का भी पता जल्दी लगाया जा सकता है। तो NICED क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिजीज, और ये कहाँ पे है, ये कोलकाता बेस्ड जो है इंस्टीट्यूट है। ICMR का ये NICED कोलकाता बेस्ड है। ठीक है ना। और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे समराइज़ किया है। जो कटिंग डाउन द टर्नअराउंड टाइम, तो पहले जो एनालिसिस में जो केस कल्चर करने में जो 3 से 4 वीक का टाइम लगता था, उसके बाद उसकी डायग्नोसिस होती थी, उसका कन्फर्मेशन था, फिर उसको ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं, उसमें और टाइम लगता था। लेकिन उससे जो कट डाउन करके जो नया डायग्नोस्टिक एस्से है, इट कैन आइडेंटिफाई H. pylori and tell if the bacteria are drug resistant or not in just 1 day। केवल एक दिन के अंदर अंदर बता दें कि वो ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं है। ये 2 स्टेप मॉलिक्यूलर एस्से जो है, ये नई टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली मेथड है। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग H. pylori इन्फेक्शन एंड आल्सो आइडेंटिफाई क्लेरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर वो आइडेंटिफाई भी कर लेगा इन्फेक्शन को और बता भी देगा कि रेजिस्टेंट है या नहीं है। जो मॉलिक्यूलर बेस्ड एस्से है, ये 100% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के साथ जो है मेथड पाया गया है कि 100% सेंसिटिव भी है और स्पेसिफिक भी है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिसिटी कम है। तो देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इन इंडिया अफेक्टिंग ट्रीटमेंट आउटकम। जाहिर सी बात है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा तो ट्रीटमेंट आउटकम्स उसके उतने ही अफेक्टेड रहेंगे, उतने ही कम रहेंगे। तो यूजिंग जीनोम सीक्वेंसिंग अ पॉइंट म्यूटेशन in the 23S ribosomal RNA gene of the bacteria was found to be responsible for drug resistance। बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है ये भी पता कर लिया है। 23S जो राइबोसोमल आरएनए उसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस आता है। और पॉइंट म्यूटेशन क्या करता है, इट वीकन्स द ड्रग्स बाइंडिंग एफिनिटी दस रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गेट्स इनटू द बैक्टीरिया। उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी उसको कम कर देता है, जिससे जो जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो बैक्टीरिया के अंदर कम जा पाता है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। द 2 स्टेप PCR मेथड वाज इवैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग इट विद द कन्वेंशनल ड्रग सेंसिटिविटी मेथड एंड आल्सो बाय सीक्वेंसिंग, यानी दोनों चीजों से इसको कंपेयर भी किया गया है। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी की गई हैं वो ये रिवील करती हैं कि जो ड्रग रेजिस्टेंट और ड्रग सेंसिटिव स्ट्रेन्स हैं, दे हैड वेरी डिफरेंट बाइंडिंग एफिनिटी फॉर द ड्रग। जो ड्रग बाइंडिंग एफिनिटी है टू द म्यूटेंट वाज वीकर कंपेयर्ड विद ड्रग सेंसिटिव बैक्टीरिया। तो इस वजह से यही बात है कि जो हम अभी इफेक्टिवनेस की और सेंसिटिविटी की बात करते बाइंडिंग एफिनिटी की, वो यही है। ठीक है ना। और जो पॉइंट म्यूटेशन है ये रेस्पॉन्सिबल था क्लेरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस की वजह से, हमने ऊपर आपको बता ही दिया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन हाइट ऑफ चिल्ड्रन। तो एक नई स्टडी की गई है यहाँ पे, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है उनमें ये बताया गया कि वहाँ पे सिर्फ जीन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है हाइट के लिए। वाइल ह्यूमन हाइट इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिक्स्ड जेनेटिक एंड वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है ना। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडिफाइबल एपिजेनेटिक फैक्टर्स है वो अभी भी अंडर एक्सप्लोर्ड है। ठीक है ना। जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं बेसिकली उनकी डेफिनेशन देख लीजिए, वो होते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द वे जीन्स वर्क। कोई जीन किस तरीके से काम करेगा, एक्सप्रेस कैसे करेगा, उसको डिफाइन जो फैक्टर्स करते हैं वो होते हैं हमारे एपिजेनेटिक फैक्टर, जिसमें आपके लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल तीनों फैक्टर आ जाते हैं। और जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं दे अफेक्ट जीन रेगुलेशन। वही हमने बताया कि जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, बट नोट द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस को उसको कोई अल्टरेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन, उनका जो अ, उनका जो बेसिकली रेगुलेशन है वो ये करते हैं। मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन
इन्फेक्शन लोड आर बिलीव टू इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड ग्रोथ विच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमिनिंग वन साइड। किसी की हाइट को डिटरमाइन करने ये सारे फैक्टर्स, इनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन लोड है, ये सारे जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ग्रोथ को भी, और जाहिर सी बात है ग्रोथ से ही हाइट जो है वो रिलेटेड है। ठीक है ना। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस सच एज डीएनए मेथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशंस कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन। ये दोनों ही चीजें, ये दोनों आप ध्यान रखें, एपिजेनेटिक प्रोसेस है क्या क्या, डीएनए मिथाइलेशन भी और हिस्टोन मॉडिफिकेशन, और ये जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिथाइलेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड बाय सेल्स टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन में प्री के लिए आप याद रखेंगे कि मिथाइलेशन बेसिकली क्या है, एक केमिकल मॉडिफिकेशन है डीएनए मॉलिक्यूल का जो सेल्स यूज करती हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट, ड्रग्स, स्ट्रेस एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड टॉक्सिन। इन सब चीजों से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनसे इन्फ्लुएंस जीन रेगुलेशन होता है, मिथाइलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये जो है पाया गया ज्यादा इनका रोल रहता है, और क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज में उनमें हाइट पे जो एपिजेनेटिक रेगुलेशन है उनका कम रोल रहता है, जबकि इंडियंस में और जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे इनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा रहता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। यहाँ 3 क्वेश्चंस है। पहला है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशंस। तो कवच के बारे में हम सब जानते हैं, जो ये अभी आंध्र प्रदेश में जो पैसेंजर ट्रेन कोलाइड की थी विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे ये बोला जा रहा था कि द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड अगर ये ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जिसका नाम कवच है वो जो है वो होता। ठीक है ना। तो वो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, पहले तो आपको याद रखना है कवच जो है, और ये इंस्टॉल नहीं था उस रूट पे जहां पे वो ट्रेन थी। टीसीएस है क्या कवच, तो ये कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है विद एंटी कोलिजन फीचर्स। तो ये आपकी इस डेफिनेशन के लिए प्री के लिए याद रखेंगे कि कवच क्या है, कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जो एंटी कोलिजन फीचर्स के साथ आता है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है कि ये वार्निंग देता है लोको पायलट को इन केस ही डज नॉट नोटिस द रेड सिग्नल। नोटिस नहीं कर रहा रेड सिग्नल तो उसको वार्निंग आएगी उसके स्क्रीन पे, और वार्निंग के बाद अगर लोको पायलट उसके बाद भी जो है स्लो डाउन नहीं करता है बिलो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक लगा देता है और ट्रेन जो है वो होल्ट पे आ जाती है। ठीक है। कवच सिस्टम डिप्लॉय कैसे किया जाता है, काम कैसे करता है, तो 3 कंपोनेंट्स इसके बेसिकली हैं। पहला इसमें होता है आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आप इसमें फास्ट टैग में भी जानते हो इसी का यूज किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ट्रैक्स पे लगाई जाती है। उसके बाद जो लोकोमोटिव है उसमें जो है ड्राइवर के कैबिन में आरएफआईडी रीडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर होता है और ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। और फाइनली जो रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली क्या होता है, टावर्स और मोडेम्स होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो इन 3 चीजों से मिलकर ये सिस्टम बना होता है। कवच इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो ये तीनों चीजें जो हैं हमने बताई। एक तो जो ट्रैक है उस पे लगा हुआ है, एक रेलवे स्टेशन पे है और एक लोको पायलट के कैबिन में है। तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे का सिग्नल्स। ठीक है ना, अहेड ऑफ लोकोमोटिव्स। द फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय विजुअल इंटरफेरेंसेस लाइक हिली ज्योग्राफी और हेज। ये भी आपको याद रखना है, इनसे अफेक्ट नहीं होता इसका फंक्शन, कि आप सोचे विजुअल इंटरफेरेंस जैसे हिल आ गई, ज्योग्राफी आ गई और हेज है, धुंध है, इन सब से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, तो एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि अगर कवच सिस्टम होता तो ये जो है एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। और ये जो सुधांशु मनी जी हैं ये क्रिएटर हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने भी यही कहा है कि जो लोको पायलट था उसने रेड सिग्नल को ओवरशूट कर दिया, और जिस वजह से जो है जो सिस्टम अगर होता तो वार्न कर देता उसको, और अगर वो ओवरशूट भी करता तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाते। लेकिन कवच सिस्टम की कॉस्ट कितनी आती है इसको आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कवच अगर आप डिप्लॉय करें तो लगभग 50 लाख रुपए पर किलोमीटर जो है उसकी कॉस्ट पड़ती है इंडियन रेलवेज को। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर प्रेजेंट कवरेज देखें कवच की तो केवल 1500 किलोमीटर है, और इस रेट पे जिस जो इसकी कॉस्टिंग है 50 लाख रुपए पर किलोमीटर, उसके आधार पर अगर देखें तो हमें काफी सारे साल लग जाएंगे कि हम इंश्योर कर पाए कि कवच जो है वो इवन ऑन हाई डेंसिटी रूट्स पे भी लग जाए तो भी कई साल लगेंगे। तो टोटल रूट लेंथ जो रेलवे की है वो 68,000 किलोमीटर, अभी केवल 1500 किलोमीटर पे ये लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक तरह से इकोनॉमिकली भी आपको देखना पड़ेगा, तो जस्ट ये कह देने से कि कवच होना चाहिए था, तो ये खर्चा देखिए 58 लाख रुपए पर किलोमीटर के उस पे कॉस्ट आ रही है। ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड इंडिया एब्सटेन फ्रॉम द कॉल फॉर ट्रूथ। इसके बारे में हालांकि हमने डिस्कस किया है पीछे भी एडिटोरियल में पहले, लेकिन आज फिर से देख लेते हैं कि इंडिया ने एब्सटेंशन क्यों दिखाया है, और क्या बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिस्टोरिकल इंस्टेंस से क्या ये अलग है, क्या उसमें कुछ चेंज आ गया है या नहीं आया है।
तो अक्टूबर 26 को ये वोट हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। रेजोल्यूशन जो था वो कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट ड्यूरेबल एंड सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के रिगार्डिंग ये रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें 120 मेंबर कंट्रीज ने वोट किया था फेवर में, 14 कंट्रीज ने अगेंस्ट वोट किया था, जिसमें यूएस आपका है, कनाडा भी यूएस था और यूके भी था। और उसमें से इंडिया जो था वो उन 45 कंट्रीज में था जिन्होंने एब्सटेन किया, जिन्होंने इस वोट में पार्ट नहीं लिया। तो गवर्नमेंट ने एब्सटेन क्यों किया? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें बोला गया, इंडियाज वोट वाज कंसिस्टेंट विद इट्स स्टैंड ऑन टेररिज्म। टेररिज्म के स्टैंड पे जो है वो अभी भी उसका कंसिस्टेंट व्यू है, इसलिए जो है हमने उसमें वोटिंग से एब्सटेंशन दिखाया, क्योंकि इंडिया खुद जो है वो एक बिग विक्टिम रह चुका है टेररिज्म का। तो हालांकि ये है कि जो यूएनजी का रेजोल्यूशन है ये इसने कंडेम जरूर किया था एक्ट ऑफ वायलेंस को अगेंस्ट पैलेस्टीनियन और इजरायली सिविलियन दोनों के अगेंस्ट ही, और उसमें इंक्लूड किया था इन्होंने टेररिज्म को भी, एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर द इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज ऑफ होस्टेजेस। इन दोनों चीजों की ही बात की थी, तीनों चीजों की, वायलेंस को भी कंडेम किया था, टेररिज्म को भी कंडेम किया था एक तरह से, और अनकंडीशनल रिलीज ऑफ होस्टेज की भी बात की थी। लेकिन इंडिया जो है वो इससे ज्यादा चाहता था, ये बेसिकली चाहता था अमेंडमेंट जो ऑथर्ड किया था कनाडा ने, दैट वुड हैव इंसर्टेड मोर स्पेसिफिक रेफरेंसेस दैट वर नोट बाय द यूनाइटेड, मोर स्पेसिफिक रेफरेंस चाहता था वो टेररिज्म के लिए, जो हमास का अटैक था उसके अगेंस्ट। तो सिग्निफिकेंटली नन ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑन फॉर्मेलिटी, लेकिन अगर इसका एक बात ये भी यहाँ पे ऑथर ने जो साइट किया वो ये कि अगर आप एक चीज ये भी देखें कि गवर्नमेंट का जो खुद फॉर्मल स्टेटमेंट रहा अक्टूबर 7 के बाद, जिसमें इंडिया का एक्सप्लेनेशन भी था वोट में, उसको डिलीवर करते टाइम भी जो है रेजोल्यूशन जो पास हुआ था उसमें हमास का कहीं भी डायरेक्टली नाम नहीं आया था। ना ही जो रीडाउट्स प्राइम मिनिस्टर ने जो कन्वर्सेशंस में किए विद फॉरेन लीडर्स के साथ आफ्टर द अटैक्स, उसमें हमास का रेफरेंस दिया गया है कभी भी, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली हैज आल्सो नोट एज ऑफ येट डेजिग्नेटेड हमास एज ए टेरर ग्रुप, और साथ ही साथ ना ही न्यू दिल्ली ने टेरर ग्रुप के रूप में हमास को डेजिग्नेट किया अभी तक। तो ये थोड़ा सा दिखा है। ब्रेक फ्रॉम द पास्ट थी क्या ये वोट? तो इसमें दिखा है हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा वोट किया अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन एंड द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ इजराइल 1948। तो हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा यही वोट किया है कि पैलेस्टीन के पार्टीशन के अगेंस्ट में, ठीक है ना, और कि आप उसमें से एक इजराइल को स्टेट लगा दें। और ये इंडिया जो फर्स्ट नॉन अरब स्टेट भी है जिसने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन इन 1988। इंडिया जो है पहली ऐसी नॉन अरब कंट्री थी जिसने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टीन को एज ए स्टेट इन 1988, और कंसिस्टेंटली वोट कर रहा है अगेंस्ट इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस। लेकिन 1990 के बाद जो है स्टैंड थोड़ा सा चेंज होता नजर आता है, जब इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इजराइल के साथ एस्टैब्लिश किए। जो इसकी वोट्स हैं यूनाइटेड नेशन में वो थोड़ी सी नुआंस्ड हो गई हैं, एब्सटेनिंग कई बार देखी गई हैं काफी इंस्टेंसेज पे, डायरेक्टली जो भी डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग करने वाली वोटिंग इंस्टेंसेज है इजराइल को, उनमें एब्सटेंशन दिखाया ज्यादातर। और ज्यादातर इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स को कॉल करने की बात करें ऑन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो ये थोड़ा सा स्टैंड चेंज होता दिखता है 2014 के बाद, और मोर परसेप्टिबली 2019 के बाद जो है एक मोर पॉइंटेड शिफ्ट जो है वो देखने को नजर आती है, वेयर ऑन रेजोल्यूशंस क्रिटिकल ऑफ इजराइल वेयर इंडिया वुड हैव इन द पास्ट वोटेड फॉर इट नाउ बिगेन टू एब्सटेन। जहां वो पहले फेवर में वोट करता था अब उनसे एब्सटेंशन दिखाने लगा है, एंड इवन वोट अगेंस्ट देम, और कई बार कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी जहां पे उसने अगेंस्ट भी वोट किया है, इफ दे इन्वॉल्व मोर इंट्रूसिव इंटरनेशनल इंक्वायरी, अगर उसमें कोई ज्यादा इंट्रूसिव इंटरनेशनल इंक्वायरी आ जाती है तो। लेकिन ये जो रूल है इट हावर सीम टू बी स्टैंड विद पैलेस्टीन ऑन ऑल वोट्स रिलेटिंग टू पैलेस्टीनियन राइट्स। लेकिन ये पूरी तरह से आप एक तरफा नहीं बोलेंगे, पैलेस्तीन की जब भी बात हुई है, पैलेस्टीनियन राइट्स की जब भी बात आई है, पैलेस्टीनियन इसके राइट्स की जब भी बात हुई है, और इजरायली बॉम्बार्डमेंट और ऑक्यूपेशन की जब भी बात है, तो हमेशा जो है उसका इंडिया का स्टैंड जो है वो सेम ही रहा है, ठीक है ना। इंडिया इवन रेज इट्स एनुअल कंट्रीब्यूशन, और ये भी देखिए कि जो एनुअल कंट्रीब्यूशन हम करते हैं यूनाइटेड नेशन का रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, उसमें भी जो है वो राइज देखने को मिला है। पहले $1 मिलियन ईच ईयर जो हम करते थे वो अब $5 मिलियन हमने हर साल बढ़ा दिया है। और इंडिया ने जो यूएस डिसीजन था जेरूसलेम को एज इजरायली कैपिटल रिकॉग्नाइज करने के लिए वो जो रेजोल्यूशन लाया था, डिसीजन लाया था, उसको भी इंडिया ने जो है अगेंस्ट में ही वोट किया था, ठीक है ना। ठीक। लेकिन जो एब्सटेंशन रहा है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजोल्यूशन जो 2015 में रहा था उसमें एब्सटेंशन देखने को मिला है, ठीक है ना। और साथ ही साथ 2016 में जो है इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रेजोल्यूशन, जिसने कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की जो है इजरायली वार क्राइम्स की बात की थी, ठीक है ना। फिर 2019 में जो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
स्टॉपिंग हमास लिंक्ड एनजीओ फ्रॉम रिसीविंग ऑब्जर्वर स्टेटस। तो इसको भी इंडिया ने जो है वोट किया था इजराइल के साथ, ठीक है। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि ये जो वाइड ब्रेड्थ है ये इशूज की, तो इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से कंपेयर करें आप, जैसे एप्पल्स को ऑरेंज के साथ करते हैं। अगर आपको बेस्ट कंपैरिजन देखना है तो आप लेटेस्ट देखिए, जो 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन था इजरायली एक्शंस का, जहां पे इंडिया ने वोट किया था यूनाइटेड जनरल असेंबली में, और जो 9th इमरजेंसी स्पेशल सेशन है 2018 में, जहां पे इंडिया ने फेवर में वोट किया था ऑफ ए रेजोल्यूशन दैट डिप्लोर्ड द यूज ऑफ एनी एक्सेसिव डिस्प्रोपोर्शनेट एंड indiscriminate force by the Israeli forces against Palestinian civilians in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem and particularly in the Gaza Strip। तो ये एक कंपैरिजन आपको करना चाहिए। आप इतने पुराने उन चीजों को कंपैरिजन करें तो दैट इज नॉट गुड। तो ऑथर ने यही बेसिकली यहाँ पे बोला है। एट द टाइम इजरायली बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा हैड लेफ्ट मोर देन 20 डेड। तो ऑथर यही कह रहा है कि उस टाइम पे जो है आप देखेंगे अगर जो किलिंग हुई थी वो केवल इजरायली बॉम्बार्डमेंट से लगभग 220 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो 9,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, और 3,000 से ज्यादा उनमें चिल्ड्रन हैं। और इजरायली फोर्सेज ने हॉस्पिटल्स में भी बॉम्बिंग की है, रेफ्यूजी कैंप्स में भी बॉम्बिंग है, लेकिन इंडिया ने जो है एब्सटेंशन दिखाया है वोटिंग करने से। इंडिया का स्टैंड सिग्निफाई क्या करता है? तो इंडिया का स्टैंड, एक तो इजराइल ने तो वेलकम किया ही है, वो तो करेगा ही, ठीक है ना, लेकिन कंट्रीज जो जो एब्सटेंस रही हैं बाकी वोटिंग में वो देख लेते हैं एक बार। तो ऑस्ट्रेलिया, क्वाड पार्टनर जो ऑस्ट्रेलिया वो भी रहा है, साउथ कोरिया वो भी रहा है। नाटो मेंबर्स की बात करें तो कनाडा और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इसमें एब्सटेंशन दिखाया, उन्होंने एब्सेंट रही हैं। और जो 120 कंट्रीज जिन्होंने वोट के फेवर में वोट किया, उनमें से जो इंडिया के साउथ एशियन नेबर्स हैं जिसमें भूटान भी आता है, उसने वोट किया है। आसियान कंट्रीज ने वोट किया है एक्सेप्ट फिलीपींस जो कि एब्सटेन रहा है। और 11 मेंबर जो न्यूली एक्सटेंडेड ब्रिक्स ग्रुपिंग है, इंडिया को छोड़ के बाकी की सारी कंट्रीज ने जो है वोट फेवर में किया है। एंटायर अरब वर्ल्ड ने जो है वोट किया एक्सेप्ट ट्यूनीशिया, और जो ग्लोबल साउथ की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है उन्होंने जो है वोट किया है। तो कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि इंडिया एब्सटेंशन इज नॉट एज मच ए साइन ऑफ इट्स कमिटमेंट टू एनी पॉलिसी बट इन लाइन विद अ ग्रोइंग डिजायर टू इक्विवोकेट ऑन ग्लोबल इशूज। ये उस डायरेक्शन में है पॉलिसी की कमिटमेंट, किसी पॉलिसी की कमिटमेंट की तरफ आप उसको मत देखे साइन को, उसको ऐसे देखे कि इक्वेट करना चाहता है, इक्विवोकेट करना चाहता है ग्लोबल इशूज पे, इन ऑर्डर टू कीप अ टाइट रोप बैलेंस, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स बोथ ऑफ विच इंडिया हैज ए क्लोज टाई टू। दोनों में ही इंडिया का इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों को वो बैलेंस करने के लिए जो है एब्सटेंशन उसने ज्यादा अच्छा जो है एक ऑप्शन चूज किया। दिस वुड एक्सप्लेन इंडिया स्टैंड लास्ट मंथ एट द यूएनजीए एज मोर ऑफ ए डिसीजन नॉट टू एंटागोनाइज आइदर साइड इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। ऐसा ही एक्सप्लेन यहाँ पे मतलब बहुत सारे एग्जांपल दिया, ऑथर ने यूक्रेन वाला दिया है, म्यांमार के मिलिट्री जुंता के अगेंस्ट जो होता है, सीज फायर सीरिया में जो होता है उसकी बात हुई थी उसमें, यहाँ पे सभी जगह जो है इंडिया ने वो एक तरह से एब्सेंट रहा है वोटिंग में। तो यहाँ पे बेसिकली यही चूज किया होगा, स्टैंड जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई वो एंटागोनाइज नहीं करता किसी भी साइड को, जहां उसके जो जो ये इंक्रीजिंग पोलराइड वर्ल्ड है उसमें, ठीक है ना। व्हाट हैज लेड टू द मराठा कोटा एजिटेशन? तो यहाँ पे बेसिकली जो महाराष्ट्र में मराठाज जो कोटा मांग रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। तो व्हीकल ऑफ अमेरिका, आज प्रोफाइल सेक्शन देखते हैं, ये अच्छा है थोड़ा सा। व्हीकल्स ऑफ अमेरिका प्रो इजराइल लॉबी, तो एआईपीएसी हमने पहले बताया था, अमेरिका में प्रो इजराइल जो लॉबी है ये एआईपीएसी है। इसको पढ़ लेते हैं। एआईपीएसी बेसिकली क्या है? अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी। इट कंटिन्यू टू wield heavy influence over US foreign policy even as civilian casualty mount in Israel's onslaught on Gaza, which began after a murderous cross-border raid by Hamas। तो AIPAC क्या है बेसिकली? It was founded in 1954 by Isaiah Kanen, an official with the Israeli Ministry of Foreign Affairs, as the lobbying arm of American Zionist Committee। इनिशियली इसका नाम था अमेरिकन जियोनिस्ट कमेटी फॉर पब्लिक अफेयर्स, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था रेस्पॉन्स टू ए क्राइसिस इन इजराइल यूएस रिलेशंस व्हिच वर ट्रिगर्ड बाय द किबिया मैसेक्रे इन 1953। और जब इजरायली ट्रूप्स ने बेसिकली किल किया था 69 पैलेस्टीनियन विलेजर्स को, तो अब ये बेसिकली बनी थी, और इसका बाद में जो है वो रीनेम कर दिया गया। और बेसिकली टू अवॉइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस एसोसिएटेड विद बीइंग डेजिग्नेटेड एज ए फॉरेन एजेंट, ये इनकॉर्पोरेट की थी 1963 अंडर इट्स करंट नेम। इसका जो करंट नेम वो 1963 में इसको दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि अवॉइड किया जा सके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस एसोसिएटेड विद बीइंग डेजिग्नेटेड एज ए फॉरेन एजेंट अंडर इट्स करंट नेम एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड होली बाय प्रोस्पेरस जूइश अमेरिकन। तो ये इसके बारे में पूरा बेसिकली है। तो इसका अगर हम काम करने का देखें तो ये 3 प्रोन्ट जो है वो स्ट्रेटेजी को बेसिकली वो करता है, फॉलो करता है। जब से शुरू है तब से पहला उसमें है इट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ वास्ट
नंबर ऑफ ग्रास रूट एक्टिविस्ट। सबसे पहला जो इसका वो है काम ये है कि ये फोकस करता है कि जो ग्रास रूट एक्टिविस्ट हैं उनको डेवलप करने में सबसे पहले ये काम करता है। दूसरा जो है इसमें, since it is a lobbying group and cannot directly raise funds, so it has created an array of political affairs committee which organize campaign funds for pro-Israel candidates। क्योंकि ये खुद से एक लॉबिंग ग्रुप है और डायरेक्टली फंड तो रेज नहीं कर सकता, तो इसलिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटीज ने क्रिएट कर रखी हैं बहुत सारी, जिनसे ये ऑर्गेनाइज करता है कैंपेन फंड्स को फॉर प्रो इजराइल कैंडिडेट्स के लिए। और तीसरा जो काम करती है AIPAC, इट हैज ऑलवेज अडॉप्टेड अ बाई पार्टीशन अप्रोच टू इट्स प्रो इजराइल एजेंडा, टेकिंग केयर टू एंश्योर फंडिंग ऑफ बोथ द पार्टी। दोनों ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी को ये इलेक्शन वगैरह के टाइम पे फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि ये बैलेंस रख सके। ठीक है ना, तो इसके बारे में ये था। नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर गॉड्स किंगडम। तो ये जेहोवाज विटनेसेस जो ये ग्रुप है, जिसपे आपने अभी पढ़ा होगा कि जो अक्टूबर 29 में जो है दो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, 3 डे जो ये कन्वेंशन चल रहा था वहाँ पे एनुअल। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या क्या जानना है ये देख लेना। तो ये एक इसको मिलेनियरियन क्रिश्चियन ग्रुप के रूप में देखा जाता है। इट विच डज नॉट बिलीव इन द क्रिश्चियन ट्रिनिटी बट बिलीव्स इन जीसस एज सन ऑफ गॉड एंड जेहोवा एज गॉड। तो ये क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी में, क्रिश्चियन ट्रिनिटी में नहीं बिलीव करते हैं ये लोग, जीसस में बिलीव करते हैं और जेहोवा को जो है वो गॉड मानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मॉडर्न डे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसकी जेहोवा की, तो इट वाज एन ऑफशूट ऑफ एन इंटरनेशनल बाइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन फाउंडेड इन पिट्सबर्ग बाय चार्ल्स टेज रसेल, ये इसके फाउंडर हैं। ए यूनिटेरियन पेस्टर इन 1872, मॉडर्न डे की बात करें तो। ठीक है ना, वैसे 19th सेंचुरी में ये हुआ था। ठीक है ना, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से दे डू देयर बेस्ट टू इमिटेट जीसस क्राइस्ट एंड इज प्राउड टू बी कॉल्ड क्रिश्चियंस, और दे वर्शिप द क्रिएटर हुज नेम इज जेहोवा and recognize the Bible as God's inspired message to humans. However, they do not venerate the cross or any other images. ना तो images को venerate करते हैं, ना ही cross को venerate करते हैं। They are known as Jehovah's Witnesses as they witness or talk about Jehovah, God and His kingdom. Jehovah Witness इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि Jehovah God की बात करते हैं, उसी को witness करते हैं और उसी के kingdom को मानते हैं। ठीक है ना, आगे इवेंजेलिकल वर्क जो ग्रुप है, इट डज नॉट अप्रूव ऑफ ट्रेडिशनल प्रीस्टहुड को अप्रूव नहीं करता है, ना ही ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं इसको इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पैगन ओरिजिन्स के साइट करते हुए इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और बेस्ट नोन फॉर दियर डोर टू डोर इवेंजेलिकल वर्क एंड दे हैव नो पॉलिटिकल एफिलिएशन, ना उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, और डोर टू डोर इवेंजेलिकल वर्क वो बेसिकली करते हैं। इंडिया में अगर देखें तो जेहोवाज विटनेसेस के लगभग ये जो प्रेजेंट्स है इसकी इंडिया में सिंस 1905 से है। 1926 में एस्टेब्लिश किया था इन्होंने ऑफिशियल एक ऑफिस एक मुंबई में, लेकिन लीगल रजिस्ट्रेशन जो है वो केवल 1978 में इनको प्रोवाइड हुआ था। जो मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं दे डू नॉट एंगेज इन फोर्सिबल कन्वर्जन एज एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू एक्सेप्ट देयर मैसेज और रिजेक्ट इट। कहते हैं फोर्सिबल कन्वर्जन में वो विश्वास नहीं करते हैं, चाहे तो कोई उनका मैसेज एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज इट। आगे देखते हैं राइज ऑफ द डॉटर। तो आज जो प्रोफाइल में है वो है साइमा वाजेद, ये जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना, उनकी डॉटर हैं। एंड शी फेस्ड ग्रेटर स्क्रूटनी इन द रन अप टू द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। इनको चूज किया गया है साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर के रूप में WHO के। ठीक है ना, तो शी हैज सेट टू लीड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया एज इट्स रीजनल डायरेक्टर फॉर 5 ईयर। तो 8 आउट ऑफ 10 इनको जो है वोट वो मिली हैं। जो इन्होंने कैंडिडेट इनके अगेंस्ट थे वो थे शंभू प्रसाद आचार्य जी, जो ऑफिशियल प्रपोज किए थे नेपाल के द्वारा। सक्सीड किसको करेंगी, तो ये पूनम खेत्रपाल सिंह जी को सक्सीड करेंगी, जो कि पहली इंडियन नेशनल बनी थी who became the first woman to assume the office of the WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया इन 2014। ये इंपॉर्टेंट है, पहली वुमेन जो है इंडियन नेशनल बनी थी जिन्होंने जो रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए अज्यूम किया था 2014 में। 2018 में उनका री इलेक्शन हुआ था। ठीक है ना, फिर से 5 ईयर टर्म्स मिला था, और अब जो है ये बैटन किसको दे दी गई है, ये शाइमा वाजिद जी को दी गई है। तो शाइमा वाजिद जी ने यही बोला है कि लोग ये जरूर कहते हैं कि उनको एडिशनल लेवरेज मिली हुई है, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, उनको जो है एक मतलब रेपुटेड और हाई उसमें हाई फैमिली में, मतलब हायर बोर्न नोबल फैमिली में, एक तरह से मान लीजिए आप, नोबल तो मतलब इन द सेंस रूलिंग उसमें पार्ट, रूलिंग फैमिली में जो है वो उनका बर्थ हुआ है, तो उनको काफी सारे लेवरेज है, साथ में एडिशनल लेवरेज में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके वर्क को भी जो है इसमें आपको देखना चाहिए कि उनका वर्क कैसा रहा है, उन्होंने क्या क्या जो है रिसर्च किया है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या रोल रहा है उनका, और इससे पहले वो किस रोल में रह चुके हैं, क्या हाँ वहाँ पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो दिस इज इट। ठीक है ना, यही सारा कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो ओलिगोपोली कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ
इसकी ग्रीन ट्रांजिशन है। तो जो हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। फंडिंग टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज कुड आल्सो बी वेपनाइज्ड वॉन्स सीईए नागेश्वरन अर्जेज इन्वेस्टर टू इन ग्रीन टू ऑब्जर्व ग्रेड। तो ग्रीन उसमें ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना ग्रेड में नहीं पड़ना है। हर्डल्स टू गोइंग ग्रीन, तो जो सीईए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है अगेंस्ट द पोटेंशियल वेपनाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हम लेके ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं, उससे कैसे पोटेंशियल वेपनाइजेशन उससे हो सकता है, उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन दिया है। स्ट्रेसेस नीड फॉर पब्लिक फंडिंग ऑफ ग्रीन ट्रांजिशंस इंक्लूडिंग इन कार्बन सिंक्स ग्रीन हाइड्रोजन। Public investment in green tech will obviate problems with intellectual property rights, और countries must be allowed to own their climate agenda while focusing on economic growth। जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो कंट्रीज को ये होना चाहिए कि वो खुद का जो है अपना खुद का क्लाइमेट एजेंडा जो है वो फॉलो करें, खुद का वो तैयार करें, उनके ऊपर कोई चीज एक तरह से कोर्सिवली ना डाली जाए, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन पसंद आएगा। संडे का एडिटोरियल आप मिस मत कीजिए और संडे का डिस्कशन आप मिस मत कीजिए, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तो वीडियो की आउटरीच ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सो थैंक यू।